नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। इस अवसर पर पीएम मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्र के प्रति योगदान को रेखांकित करने वाला विशेष रूप से डिजाइन एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी करेंगे। इस साल विजयदशमी से लेकर 2026 के विजयदशमी तक संघ शताब्दी वर्ष मनाएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के अनुसार पीएम मोदी इस दौरान डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में उपस्थित लोगों को भी संबोधित करेंगे। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार की ओर से 1925 में महाराष्ट्र के नागपुर में आरएसएस की स्थापना एक स्वयंसेवक आधारित संगठन के रूप में की गई थी। इसका लक्ष्य नागरिकों में सांस्कृतिक जागरूकता, अनुशासन, सेवा और सामाजिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देने पर है। शताब्दी समारोह न केवल आरएसएस की ऐतिहासिक उपलब्धियों का सम्मान करता है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक यात्रा में इसके स्थायी योगदान और राष्ट्रीय एकता के संदेश को भी प्रकट करता है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी आरएसएस के शताब्दी समारोह में आज शिरकत करेंगे, इसमें शामिल होंगे। और इस बार विजयादशमी से लेकर अगले साल विजयादशमी तक शताब्दी वर्ष आरएसएस मनाएगा। और ऐसे में संघ की विचारधारा, संघ के दायित्व, उसके कर्तव्य, उसकी सोच, इन सब के बारे में लोगों को बताया और समझाया जाएगा। एक और अहम चीज़ होने वाली है, जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्र के प्रति योगदान को रेखांकित करने के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी आज प्रधानमंत्री मोदी जारी करेंगे। और अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जहां लखनऊ में समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री और खनन घोटाले में आरोपी गायत्री प्रसाद प्रजापति पर जेल के अंदर हमला हुआ है। घटना लखनऊ जेल की है, जहां एक दूसरे बंदी ने उन पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि यह विवाद साफ सफाई को लेकर शुरू हुआ था। जानकारी के अनुसार जेल में बंद सफाई का काम करने वाले कैदी से प्रजापति की कहासुनी हो गई। कहासुनी के बाद आरोपी बंदी ने उन पर हमला कर दिया। हमले में गायत्री प्रसाद प्रजापति के सिर में गंभीर चोटें आई है। घटना के तुरंत बाद जेल प्रशासन हरकत में आया और इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। गायत्री प्रसाद प्रजापति केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर ले गए हैं, उनको ले जाया गया है। गायत्री प्रजापति ने इलाज के दौरान बाहर निकलते हुए बताया कि उन पर हमला करने वाला व्यक्ति विश्वास नाम का सजायाफ्ता मुजरिम है। उनके ऊपर चाकू से हमला किया गया। गायत्री प्रजापति का बेटा अंकित प्रजापति ने कहा है कि हमें डर है कि हमारे पिता की कहीं हत्या न कर दी जाए। कुछ दिन पहले ही वो अस्पताल से डिस्चार्ज होकर गए थे और स्वस्थ थे, और अब उन पर अचानक इस तरह से हमला हो गया है। मुख्यमंत्री जी से गुहार है कि वो हमसे मिले और हमारी मदद करे। हमारे पिता बेगुनाह है, वो कोई आतंकवादी नहीं है जो उनके साथ इस तरह से बर्ताव किया जा रहा है। हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, ये बड़ी खबर है क्योंकि केवल आम नहीं, खास भी इस खबर से प्रभावित होंगे, जेल सुरक्षा से लेकर आहत होंगे। कैसे हुई यह घटना और कैसे एक पूर्व मंत्री पर हमला हो गया, वो भी एक बंदी के तरफ से? आनंद, आवाज आ रही है आप तक? जी, आवाज आने में थोड़ी दिक्कत है। एक बार दोबारा हम आपसे जुड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, वो भी जेल प्रीमिसेस के अंदर हुआ है। एक बंदी के तरफ से किया गया है, चाकू से उनके ऊपर वार किया गया है, सिर पर गंभीर चोट लगे हैं। उन्हें केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर भर्ती कराया गया है। और ऐसे में साफ तौर पर यह बात अब चिन्हित हो चली है कि क्या कहीं खास भी जेल के अंदर सुरक्षित नहीं है, तो आम की क्या ही परवाह होगी। गायत्री प्रजापति के बेटे खुद मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि वो आतंकवादी नहीं है और उनके साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया जाना चाहिए। हो सकता है उन्हें अंदेशा है कि उनकी हत्या की जा सकती है। पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के बारे में हम आपको यह खबर बता रहे हैं, जहां
लखनऊ में उनके ऊपर ये हमला हो गया है और खनन घोटाले में आरोपी भी हैं और जेल में भी बंद हैं। पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति पर जेल के अंदर ही यह हमला हुआ है। यह घटना लखनऊ जेल की है जहां एक दूसरे बंदी ने उन पर हमला कर दिया। साफ सफाई को लेकर यह बात सामने आ रही है कि थोड़ी सी बहस हुई थी और उसके बाद कैदी ने प्रजापति पर हमला कर दिया और गायत्री प्रसाद प्रजापति के सर में भी गंभीर चोटें आई। हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। आनंद, ये बहुत चिंता का विषय है क्योंकि आम आदमी सुरक्षित हो ना हो, लेकिन एक खास के ऊपर जब इस तरह से वार किया जाता है तो उससे आमो खास प्रभावित हो जाता है। ऐसे में कैसे हुई यह घटना, आखिर किस तरह से उस बंदी ने इन पर हमला किया, क्या कुछ खबर निकल कर अपडेट सामने आई? चलिए, इस बार फिर से आवाज़ आने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। अगली बड़ी खबर पर हम आपको लेकर चलेंगे। और अगली बड़ी खबर बरेली बवाल से जुड़ी हुई, जहां पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है और आरोपी का एनकाउंटर किया गया है। पुलिस ने यह जो एनकाउंटर किया है वह हाफ एनकाउंटर है। बरेली मामले से जुड़ी हुई इस बात के बारे में हम आपको बता रहे हैं, जहां बवाली का एनकाउंटर हुआ है, पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई है और ऐसे में पैर में गोली लगी है। बरेली में उपद्रव और हिंसा मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार आरोपियों पर शिकंजा कसने का काम कर रही है। पुलिस लगातार एक एक कर बड़े चेहरों को शिकंजे में ले रही है। हाल ही में पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा के राइट हैंड नदीम खान और अन्य को पकड़ा था। वहीं पुलिस ने एक और आरोपी को एनकाउंटर कर गिरफ्तार किया है। इस आरोपी की पहचान ताजीम के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि 26 सितंबर को हुई हिंसा में ताजीम का भी हाथ था। इस आरोपी पर पहले से ही गोकशी और तस्करी के कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस को ताजीम के पास से हथियार मिला है। पुलिस ने एक तमंचा जब्त किया है। वहीं पुलिस एनकाउंटर में ताजीम घायल भी हुआ है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं बरेली हिंसा से जुड़ी हुई, जहां बवाल के आरोपी का एनकाउंटर पुलिस ने किया है। हाफ एनकाउंटर, ये पैर में गोली लगी है और मुठभेड़ के बाद पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। अब तक कुल 56 लोग इस हिंसा के बाद जेल जा चुके हैं। तौकीर रजा नदीम सहित कई आरोपी इनमें शामिल हैं। आईएमसी जिलाध्यक्ष समेत 17 आरोपी भी जेल भेजे जा चुके हैं। बवाल के बाद यह भी खबर है कि पहलवान साहब की दरगाह पर बनी दुकानें सील कर दी गई है। 3 दर्जन से अधिक दुकानें सील हुई हैं। तो यह बड़ी खबर बरेली में उपद्रव और हिंसा से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं, जहां उसके बाद ताबड़तोड़ एक्शन लगातार जारी है और बरेली बवाल पे पुलिस की बड़ी कार्रवाई यह सामने आई है। अब देखिए बवाल के बाद किस तरह से आरोपियों को एनकाउंटर के बाद पुलिस जेल ले जाती हुई नज़र आ रही है। पैर में गोली भी लगी है। एक पैर पर लंगड़ाते हुए ये सभी आरोपी पुलिस की गाड़ी में बैठकर जेल जा रहे हैं। और बरेली में जो हिंसा हुई थी उसके बाद पुलिस बहुत सख्ती से एक्शन ले रही है और अब तक कुल 56 लोगों को भी जेल भेजा जा चुका है। इनमें कई नामचीन चेहरे शामिल हैं, क्योंकि तौकीर रजा और नदीम सहित कई आरोपी भी इनमें शामिल हैं, जेल भेजे जा चुके हैं। गौर करने वाली बात यह है कि लगभग 3 दर्जन से अधिक दुकानें भी सील कर दी गई हैं और बवाल के बाद पहलवान साहब की दरगाह पर बनी ये दुकानें हैं जो सील की गई हैं। आप देखिए, ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें एक करके लाइन में सारी दुकानें आपको नज़र आएंगी। भारी पुलिस बल बाहर एकत्रित भी नज़र आएगा। एक एक करके चिन्हित कर दुकानों को सील प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। बरेली में उपद्रव के बाद पुलिस का यह तगड़ा एक्शन और एक एक कर आरोपियों को चिन्हित कर उन्हें पकड़ने की कार्रवाई अपनी जगह वो तो चल ही रही है। मुठभेड़, इनकाउंटर, ये सारी बातें हमने आपको बताई। दुकानों को भी अब सील किया जा रहा है। लोग अपने सामान को खाली करवा रहे हैं और दुकानों के ऊपर प्रशासन का ताला लगता हुआ नज़र आ रहा है। बरेली बवाल में पुलिस की यह बड़ी कार्रवाई, जहां एक और आरोपी के इनकाउंटर में के बाद उसकी गिरफ्तारी हुई है। आरोपी का नाम
नाजिम ताजिम बताया जा रहा है। 26 सितंबर को हुई हिंसा में ताजिम का भी नाम सामने आया था। हालांकि इस आरोपी पर पहले से ही गौकशी और तस्करी के भी मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस एक एक कर इन तमाम आरोपियों को चिन्हित कर पकड़ने का प्रयास कर रही है। बताया जा रहा है कि ताजिम के पास से एक हथियार भी मिला है, एक तमंचा जब्त किया गया है, वह घायल भी हुआ है। और अगली बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है, जहां छत्तीसगढ़ कैबिनेट की एक अहम बैठक हुई है और इस अहम बैठक में कई फैसले भी लिए गए हैं। सितंबर महीने की आखिरी कैबिनेट बैठक में सरकार ने कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन को विदाई दी गई। अमिताभ जैन रिटायर हुए हैं। नए मुख्य सचिव विकासशील ने अपना कार्यभार संभाला। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिपरिषद की बैठक में सरकारी कर्मचारियों को आकस्मिक वित्तीय आवश्यकताओं के लिए अल्प समय के लिए बैंक या फिर वित्तीय संस्थाओं से लोन दिलाने का फैसला लिया गया है। इस संबंध में आगे की कार्रवाई के लिए वित्त विभाग को अधिकृत किया गया है। वित्त विभाग द्वारा प्रक्रिया के पात्र पाए जाने वाले बैंक वित्तीय संस्था से संपादित किए जाने वाले MOU के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है। तो सरकारी कर्मचारियों को यदि कोई पैसा लेना हो, लोन लेना हो, तो उनके लिए बड़ा फैसला और तोहफा छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से दिया गया है। हमारे संवाददाता पीयूष मिश्रा इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। पीयूष, साय सरकार की ये अहम कैबिनेट बैठक और कई अहम फैसले, सरकारी कर्मचारियों की तो बल्ले बल्ले हो गई, उनके बारे में लिए गए फैसले के बारे में भी बताइए। और जो मुख्य सचिव रिटायर हो गए, नए मुख्य सचिव का भी वहां पर कार्यभार उन्होंने संभाल लिया, उसके बारे में भी। देखिए, कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण था। सबसे बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन 3 महीने पहले रिटायर हो गए थे। उनका एक्सटेंशन हुआ था 3 महीने का। उसके बाद वो कल विधिवत रूप से अपने पद से हट गए हैं और विकासशील जो IAS हैं उन्होंने पदभार ग्रहण किया है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण था। उसके बाद प्रशासनिक फेरबदल भी हुए हैं। दूसरी बात ये है कि जो शासकीय कर्मचारी हैं, तकरीबन 5 लाख शासकीय कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा साय सरकार ने दिया है। और ये जो सबसे बड़ी बात उन्होंने की है कि जो अल्पकालीन जो ऋण होता है वो काफी लंबे समय से कर्मचारियों की मांग थी कि उन्हें ये सुविधा प्रदान की जाए ताकि किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। तो सरकार उसमें MOU कर रही है बैंकों के साथ और डायरेक्ट उसमें लोन की पात्रता कर्मचारियों को रहेगी। कर्मचारी इससे काफी खुश भी हैं कि जो शादी ब्याह और जो पढ़ाई के लिए जो बच्चों के खर्चे की जो बात आती है उसके लिए उनको अल्पकालीन ऋण बहुत ही रियायती दरों में वहां पे मिल पाएगा। तीसरी एक बड़ी बात ये हुई है कि दिव्यांग जनों का जो 24 करोड़ 50 लाख रुपए का जो पुराना बकाया था उसको भी साय सरकार ने पारित कर दिया है और उसकी जो राशि है वो अब तत्काल प्रभाव से दी जा रही है, जो पैसा रुका गया था। और दिव्यांग जनों के लिए एक बड़ी योजना का क्रियान्वयन साय सरकार एक रोड मैप बना रही है कि और उनके लिए भवन और बाकी उपकरण जो उनको जरूरत पड़ते हैं उन सब की भी सुविधा मुहैया कराने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने पहल की है। कुणाल जी, और बिल्कुल, अब क्या इस पहल से सरकारी कर्मचारी खुश हैं? स्वाभाविक सी बात है, बहुत लंबी उनकी ये डिमांड थी, वह पूरी हो गई। आम लोगों के लिए भी क्या कुछ खास फैसले किए गए हैं? अगर बात करें तो आम लोगों के लिए जो सूर्य घर योजना जो चल रही है सरकार की, वो उसको लिए रियायत को बढ़ाने की बात कैबिनेट में की गई, हालांकि उसे पारित नहीं किया जा सका क्योंकि कहीं ना कहीं असमानता नजर आ रही है। जो 50% की सब्सिडी अभी जो सोलर पैनल लगाने के लिए दी जा रही है उसको बढ़ाने की बात और कवायद सरकार करने वाली है ताकि उससे जो ऊर्जा का स्रोत है वो बढ़ पाए और जो लोग हैं, जो आम जनता है छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता, वो अपने छतों में इस प्रकार के सोलर उपकरण लगा पाए और अपने कंज्यूम करने के बाद जो बाकी बिजली बचती है उसको बेच भी पाए, तो एक एक्स्ट्रा आमदनी होगी। हालांकि इसे कैबिनेट में पारित अभी नहीं किया गया है, लेकिन ये पाइपलाइन में है ये बातें और इसको सरकार अतिशीघ्र करने वाली है। जनता से अगर जुड़ा हुआ मामला है तो ये है। और दूसरी बात ये है कि 5 लाख कर्मचारियों को जो अल्प ऋण की बात आई है उससे जो सरकारी कर्मचारी हैं वो काफी खुश हैं और इससे मार्केट का फ्लो भी देखा जाएगा। ऐसी बातें व्यापारी वर्ग में भी आ रही है क्योंकि सरकारी कर्मचारियों को जो पैसा आता है वो मार्केट में फ्लो बढ़ाता है। कुणाल जी, बिल्कुल, आपने बहुत सही बात कही और इसके साथ बहुत शुक्रिया आपका पीयूष, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये अहम जानकारी देने के लिए।
इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड से आ रही है, जहां उत्तराखंड के पहाड़ अब गंभीर खतरे से जूझ रहे हैं। राज्य का लगभग 22% हिस्सा हाई लैंडस्लाइड जोन में है। उत्तराखंड के पहाड़ों के ऊपर चिंता बनी हुई है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जीएसआई की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार राज्य का लगभग 22% हिस्सा हाई लैंडस्लाइड जोन में है। इसमें चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी और उत्तरकाशी जिले हैं, जहां करीब 15 लाख लोग रहते हैं। यहां हर साल नई नई दरारें, टूटती सड़कें व उफान मारती नदियां आपदा का संकेत देती रहती हैं। रिपोर्ट बताती है कि राज्य का 32% हिस्सा मीडियम और 46% हिस्सा कम खतरे में है, यानी करीब पूरा राज्य भूस्खलन की जद में है। भूस्खलन पर संसद में पेश रिपोर्ट में जीएसआई ने 91,000 भूस्खलनों का डेटा जुटाया है। केदारनाथ धाम तक का सफर भी अब बेहद खतरनाक हो गया है। रुद्रप्रयाग जिले में हाईवे पर 51 डेंजर जोन बन चुके हैं, जिनमें से 13 इस साल मानसून में बने हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां खतरे में अब उत्तराखंड के पहाड़ हैं, क्योंकि 22% हिस्सा लैंडस्लाइड जोन में है। सबसे ज़्यादा खतरनाक हिस्सा यही है। 51 डेंजर जोन तो केवल केदारनाथ मार्ग पर हैं। यह पूरा खुलासा जीएसआई की रिपोर्ट में आया है, जिसने यह दावे किए हैं। हमारे संवाददाता योगेश सेमवाल इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश, वाकई में उत्तराखंड वासियों के लिए ये बहुत चिंताजनक खबर है, क्योंकि उनके अपने राज्य में यदि उनका सबसे बड़ा इलाका 22% का इलाका डेंजर जोन में है, प्रभावित है, कभी भी कोई घटना हो सकती है, तो आगे का रास्ता मुश्किल हो जाता है। इस पूरे रिपोर्ट के बारे में भी बताइए और इस पर आई प्रतिक्रिया के बारे में। योगेश, सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरह से ये जो जीएसआई की रिपोर्ट आई है, भले ही ये रिपोर्ट आप सामने आई है, लेकिन इतना है कि उत्तराखंड का हर व्यक्ति इस बात से वाकिफ है कि उत्तराखंड किस तरह से आज जगह जगह टूट रहा है। जगह जगह टूटने की जो अगर हम बात करें तो आप समझ सकते हैं कि कितने सारे लैंडस्लाइड जोन अब हो चुके हैं। एक वक्त था कि गिनचुन के यहाँ पर 30 लैंडस्लाइड जोन थे, जो आज हजारों में हो चुके हैं, छोटे बड़े अगर सब मिला लिए जाएं। इसके साथ ही कई सारे गांव ऐसे हैं जो धंस रहे हैं और गांव के गांव टूट भी रहे हैं, यानी कि बहुत ज्यादा खतरे में उत्तराखंड है। वैसे भी अगर भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो उत्तराखंड की स्थिति अगर देखा जाए, हिमालय एकदम जो नया हिमालय है, न्यू हिमालय कह सकते हैं इसको, वो है, यानी कि हिमालय को मजबूत होने में भी कई और अभी 1000 साल लगेंगे। ऐसी स्थिति में उत्तराखंड में इतने सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्टों में काम हो रहा है, उन प्रोजेक्टों को वजह से भी बहुत ज्यादा नुकसान उत्तराखंड को होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये रिपोर्ट सामने आई है जो कह रही है कि चट्टान कमजोर है, जो कह रहे हैं कि तेजी से जो बारिश होती है उससे परेशानी हो सकती है, बादल फटने की घटनाएं, यानी ये सब कुछ 2-3 सालों से उत्तराखंड देख रहा है। इस साल तो स्थिति ऐसी है कि बहुत सारी घटनाएं हुई, जिसमें अगर हम थराली दोनों को ले लें तो वो तो सबके सामने उदाहरण है। इसके साथ ही अगर हम नेशनल हाईवेज को ले लें तो आप देख सकते हैं कैसी स्थिति है। 3,500 के करीब 3,300 के करीब भूस्खलन घटनाएं हुई है पिछले 5 सालों में, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ऐसे में समझना होगा कि किस तरह से उत्तराखंड में विकास करना है, क्योंकि विकास भी जरूरी है लेकिन विनाश के साथ नहीं। ये सब समझना होगा, सरकार को प्लानिंग करनी होगी, जो जीएसआई की रिपोर्ट है उसे बहुत गंभीरता से लेना होगा, और कोई भी प्रोजेक्ट अब शुरू करने से पहले बहुत ज्यादा गहन चिंतन करने की जरूरत है, वरना स्थिति आने वाले दिनों में और ज्यादा खराब हो सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका योगेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और यह अहम जानकारी देने के लिए। हमारे संवाददाता योगेश सेमवाल बता रहे थे किस तरह से उत्तराखंड के पहाड़ खतरे में हैं। और आइए अब हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं कि आखिर भूस्खलन के कारण क्या है। पहाड़ों की चट्टानें कमज़ोर और टूटी फूटी हैं, यह एक बड़ा कारण है। तेज़ या लंबी बारिश होने से मिट्टी पानी से भरकर फिसल जाता है। बादल फटना और थोड़े समय में ही भारी बरसात ढलानों को तोड़ देती है। सड़क बनाने के लिए पहाड़ को खड़ा काटने से ढलान अस्थिर हो जाती है। रुद्रप्रयाग जिले में हाईवे पर 51 डेंजर जोन बन चुके हैं, जिसके बारे में हमने आपको बताया है। यह भी भूस्खलन का एक अहम कारण है। इसमें से 13 तो इस साल मानसून में ही बने हैं, जो लोगों की चिंताएं बढ़ा रहे हैं। पिछले 5 साल में 3300 से ज़्यादा भूस्खलन की घटनाएं उत्तराखंड में हो चुकी हैं।
और इन घटनाओं में 250 लोगों की मौत हुई है। यह बड़ा आंकड़ा है। संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर उन्हें जोनिंग नियमों के तहत विकसित करना प्राथमिकता होनी चाहिए। ढलानों को स्थिर बनाने के उपाय अब किए जाने चाहिए, क्योंकि इसके बिना यह रुकेगी नहीं। पहाड़ों की चट्टानें कमजोर हैं, टूटी फूटी हैं और यह सब अहम कारण रहे हैं जिसके बारे में हमने आपको बताया। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।